brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। शायद इससे पहले देश में ऐसा न हुआ हो जो इस बार हुआ है। एक सीनियर आईपीएस अफसर 2001 बैच के, जिनका रैंक डीजीपी के बराबर है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पिछले 6 दिनों से चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGI-MER हॉस्पिटल के मुर्दा घर में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उनका शव पड़ा है, उनकी लाश पड़ी है लास्ट 6 डेज से। एक सीनियर आईपीएस अफसर, डीजीपी रैंक, वाई पूरन कुमार। लेकिन ये लाश अब भी पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही है। अंदाज़ा लगाइए कि एक इतने बड़े अफसर, एक ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही से ही, जो नौकरशाही कहते हैं हमारे यहाँ, वही देश जिनसे चलता है। सरकारें और नेता तो आते जाते हैं, असल में पॉलिसी से लेके बाकी सारी चीज़ें जो है इस देश में, वो नौकरशाही के बलबूते पर ही चलती है। सरकार नीतियाँ बनाती है, उस पर इम्प्लीमेंट या उसे लागू कराने का काम यही नौकरशाह करते हैं। कानून का काम पुलिस करती है, आईएएस ब्यूरोक्रेसी को संभालती है। अब एक स्टेट के इतने बड़े पुलिस अफसर की लाश 6 दिन से अस्पताल के मोर्चरी यानी मुर्दा घर में पड़ी हो और पोस्टमार्टम न हो रहा, तो एक ही सवाल उठता है कि फिर आम इंसानों को इंसाफ मिलने में देरी क्यों होती है और आम इंसानों के साथ क्या कुछ होता होगा। मैं अपने इतने लंबे तजुर्बे से कह रहा हूँ, इतनी सारी क्राइम की रिपोर्टिंग की, बहुत सारे जो लोगों ने जान दी, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई, वो सारी चीज़ें देखी। अगर मरने वाला किसी का नाम लिख देता है तो फिर समझ लीजिए कि पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नाम लिखा है वो गलत है, लेकिन पुलिस को उससे मतलब नहीं, पहले तो उठा लेती है, अंदर कर लेती है, फिर ज़मानत मिलती है, बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस लगी रहती है। ये आम आदमी का हाल है। लेकिन जब एक बड़े शख्स की बात आती है और उस शख्स की मौत के लिए उससे भी बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, तो फिर यही कानून अचानक भेदभाव क्यों करने लगता है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपने ही होम थिएटर के अंदर खुद को गोली मारी थी। 7 अक्टूबर को ही जब पुलिस को खबर मिली, दोपहर 1:30 बजे पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे चंडीगढ़ के ही एक सरकारी अस्पताल में ले जाती है। उस दिन उनकी वाइफ जापान में थी, क्योंकि उनकी वाइफ अमनीत कुमार एक IAS अफसर हैं और जो फॉरेन अफेयर्स है, मतलब वहाँ पे हरियाणा में अगर विदेश से जो सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस या फिर और, तो उस डेस्क को वो देखती हैं और नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर के साथ वो उस वक्त जापान के दौरे पर थी। तो लाश मोर्चरी में है, मुर्दा घर में इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि पहले उनकी वाइफ लौटे। 8 अक्टूबर को वो लौटती, 8 अक्टूबर को वो चंडीगढ़ में थी, लेकिन लाश मोर्चरी में ही है। इसके बाद वो 9 अक्टूबर को एक कंप्लेंट देती हैं और कहती हैं कि जो फाइनल नोट में 15 नाम है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, खासतौर पर 2 लोगों के, एक हरियाणा के करंट डीजीपी शत्रुजीत कपूर और दूसरे रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया। लेकिन तब भी लाश मुर्दा घर में है। उसके बाद 9-10 तारीख को FIR दर्ज होती है, लेकिन वो 15 नाम गायब, जिसमें डीजीपी का भी गायब नाम। उसके बाद 11-12, आज 13 अक्टूबर है, 13th, छठा दिन है, कायदे से 7वां दिन होने वाला है पूरन कुमार की मौत को। इस बीच में चंडीगढ़ पुलिस करती ये है कि लाश किसी और सरकारी अस्पताल से फिर उठाकर वो चंडीगढ़ PGI में शिफ्ट कर देती है और परिवार को बताती ही नहीं, फैमिली को पता ही नहीं है। जबकि फैमिली से इसमें आप बातचीत करते हैं और उसके बाद लाश को कहीं शिफ्ट करते हैं। अब पुलिस कह रही है कि भाई पोस्टमार्टम कराना है, क्योंकि एक केस है जिसकी जांच होनी, और उस जांच के लिए प्राइमरी रिपोर्ट तो होनी चाहिए कि इस सुसाइड में या इस खुदकुशी में कहीं कोई फॉल प्ले या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं, कहीं मर्डर तो नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है और एक्सपर्ट की माने तो 6 दिन बीत चुके हैं।
बॉडी भी डिकम्पोज हो रही है अब, यानी कि लाश थोड़ी ख़राब हो रही है। लेकिन लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है? 6 दिन हो गए इतने बड़े अफसर का। तो उसकी 2 वजह। पहली, फैमिली ने मांग की है कि पूरन कुमार की लाश का पोस्टमार्टम तभी होगा जब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पहले अरेस्ट किया जाए और साथ में रोहतक के एसपी को। और इन दोनों को इसलिए, बाकी भी 13 नाम हैं, लेकिन ये सीधे सीधे जिम्मेदार हैं पूरन कुमार की मौत के लिए, तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे हम पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं देंगे। और इसीलिए 6 दिनों से पूरन कुमार की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। अब यहाँ कानून क्या कहता है? अगर फैमिली की रजामंदी ना हो, वो इजाज़त ना दें तो ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम हो सकता है। किसी मैजिस्ट्रेट को बीच में लाया जाए, उनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी हो, फॉरेंसिक टीम भी हो, ताकि कल को अगर कोई फैमिली मेम्बर कुछ कहता है तो वो सारी चीज़ें उनके सामने या कोर्ट के सामने रखी जा सकती हैं कि इस पोस्टमार्टम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, डॉक्टरों के पैनल ने किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी वहाँ पर, तो ये किया जा सकता है। तो फिर चंडीगढ़ पुलिस ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? उसकी वजह यह है कि एक मामूली मौत नहीं है, और इस मौत को लेकर जो सवाल उठे हैं वो भी मामूली नहीं है। इस मौत के लिए ज़िम्मेदार जो लोगों के नाम है 15, वो भी मामूली नहीं है। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब एक मौत के लिए एक साथ हरियाणा के टॉप मोस्ट IAS और IPS अफसरों के नाम। क्या हरियाणा सरकार ये हिम्मत दिखाएगी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में 15 के 15 IAS और IPS अफसरों को एक साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे? और ये मामला और भी इसलिए ज़्यादा उलझा हुआ है क्योंकि जिन IPS अफसर पूरन कुमार की मौत हुई है वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ एक मामला ये भी आ गया है, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी है। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, फैमिली ने मांग रख दी है, तो फिर ऑप्शन क्या है? परिवार को पता है एक बार पोस्टमार्टम हो गया, एक बार अंतिम संस्कार हो गया, उसका धीरे धीरे सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे, फिर ये लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी का कुछ नहीं होगा। इसीलिए परिवार ये चाहता है कि इंसाफ मिले और उसके बाद बाकी के सारे काम हो। और इसीलिए अब एक महापंचायत भी हुई संडे को चंडीगढ़ में, और इस महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को कि 48 घंटे के अंदर डीजीपी और एसपी को अरेस्ट करें। जो फाइनल नोट में 15 नाम हैं उन सारे नाम को FIR में दर्ज करें और सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, वरना पूरे देश में आंदोलन होगा। बहुत सारे SC ST ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसमें कूद पड़ी हैं, बहुत सारे इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। तो अब हरियाणा सरकार के सामने दिक्कत ये है कि एक तरफ एक IPS अफसर की मौत जो लगातार सुर्खियों में, और दूसरी तरफ 15 टॉप IAS और IPS अफसर कि उनका क्या करें। हालांकि अब तक गिरफ्तार करना तो दूर, हरियाणा सरकार ने DGP को हटाया तक नहीं है। कायदे से ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब किसी पर उंगली उठती है और जो राज्य का टॉप पुलिस अफसर है, मान लीजिए अब जांच भी हो रही है, तो वो DGP अगर पोस्ट पे है तो क्या जांच ईमानदारी से हो पाएगी? कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होगा। तो बड़ा आसान था छुट्टी पर भेज देना, इतना हंगामा ही नहीं होता। लेकिन फिर हंगामा ना हो और सरकार इतनी आसानी से कर ले, ये भी तो मुमकिन नहीं है। सारी पॉलिटिक्स और राजनीति तो होती है। तो इसीलिए ना छुट्टी पे भेजा गया, अब तक न हटाया गया। हाँ, रोहतक के SP का ज़रूर ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है ये हरियाणा सरकार ने एक रिलीज़ जारी कर कहा है, उसके बारे में अलग से उन्हें बताया जाएगा। तो कायदे से वो भी पनिशमेंट नहीं है, वो भी कोई सज़ा नहीं है। तो एक भी मांग मानी नहीं गई। DGP साहब अपने पद पर है, छुट्टी तक पर भेजे नहीं गए। और सबसे बड़ा मजाक ये कि जो FIR दर्ज हुई है उस FIR में एक भी IAS या IPS अफसर का नाम नहीं है। आपको 2-3 दिन पहले मैंने इसी से एक कहानी सुनाई थी कि FIR में जो सेक्शन है वो SC ST एक्ट के तहत बड़ी मामूली लगाई गई थी और उसमें 6 महीने से लेके 6 साल तक की सज़ा थी। जबकि अमनीत कुमार ने ये कहा था कि SC ST एक्ट की दूसरी धाराएं लगाई जाएं जो सख्त है। तो पहली बार
थोड़ा सा पुलिस झुकी और सरकार और अवनीत कुमार की मांग पर SC/ST एक्ट की धारा बदल दी गई। जो पहली धारा थी हल्की वाली 6 साल तक मैक्सिमम सज़ा, अब उन्हीं की मांग पर वो धारा बदल कर वो धारा लगा दी गई है जिसमें सीधे सीधे उम्र कैद की सज़ा है। SC/ST एक्ट की वो धारा तो जोड़ दी, लेकिन कॉलम 7 में FIR के जो आरोपियों के नाम होने चाहिए, जो फाइनल नोट में है, जो उनकी पत्नी अवनीत कुमार ने लिखा है, वो एक बेनाम आज की तारीख 13 जोड़ा नहीं गया है, जबकि FIR 9 अक्टूबर को ही दर्ज कर ली गई थी। तो 4 दिन तो FIR को भी हो गए। तो अगर हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ पुलिस FIR में संशोधन नहीं कर रही है, धाराएं उन्होंने जोड़ ली, लेकिन आरोपियों के नाम नहीं है, गिरफ्तारी हो नहीं रही है, किसी को हटाया नहीं जा रहा, किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, किसी को छुट्टी पर नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर ये मामला ख़त्म कैसे होगा? ये तो तूल पकड़ेगा। हालांकि इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने ये कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही फैमिली अपनी रजामंदी देती है हम पोस्टमार्टम कराएंगे, वो भी बोर्ड के ज़रिए, पैनल के ज़रिए, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी भी कराएंगे, लेकिन पहले रजामंदी मिल जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। और इस चीज़ में एक नया अपडेट ये आया है कि चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार से इन तमाम अफसरों के, जिनके नाम है फाइनल नोट में मरने से पहले जो भाई पूरन कुमार ने लिखा, उनके बारे में जानकारी मांगी। उनसे कहा है कि ये अफसर इस वक्त कहाँ हैं, किस पोस्ट में हैं, 3-4 इसमें से रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ हैं, उनका रैंक क्या है, उनकी सर्विस का रिकॉर्ड क्या है। ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ पुलिस ने, जो उसकी एक SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इस मामले की जांच के लिए सरकार से इसका जवाब मांगा है, हरियाणा सरकार से। अब जो जवाब मांगा है 15 अफसर, ये सारे धुरंधर हैं। DGP से लेकर कई ADG हैं, होम सेक्रेटरी हैं, एक्स होम सेक्रेटरी हैं। मतलब नाम इतने भारी भरकम हैं कि पता नहीं जो IG चंडीगढ़ इसकी जांच करेंगे तो जांच कहाँ तक और किस दिशा में जाएगी ये भी पता नहीं है। तो खैर, इन लोगों के नाम मांगे गए। इसके अलावा अपने फाइनल नोट में पूरन कुमार ने हरियाणा के एक्स होम मिनिस्टर अनिल विज जी का भी नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने उनसे भी शिकायत की, लेकिन उनके सामने भी कई चीज़ें हुई, उनके सामने उनको शर्मसार किया गया, उनको पीड़ा पहुंचाई गई, पर कुछ नहीं किया। तो अब चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि वो अनिल विज से भी इस मामले में पूछताछ करेंगे। तो सारे अफसरों के नाम, कम से कम 15 जिनके नाम है, कायदे से तो पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन ये पूछताछ भी एक रूटीन है। असल में तो ये है कि आप FIR में दर्ज करें और तमाम सेक्शन जो है अबॉटमेंट ऑफ सुसाइड, फिर SC/ST एक्ट, तो ये सारी चीज़ों के साथ जब आप नामजद FIR लिखेंगे तो फिर कहानी अलग होती है। और बिना FIR में इनका नाम दर्ज किए हुए सिर्फ पूछताछ करेंगे तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं, बहुत सारे, ये खाना पूर्ति है। और सबसे बड़ी बात कि अगर DGP साहब को अब तक हटाया नहीं गया है तो फिर किसी भी जांच पर कोई भी उंगली उठा सकता है। तो ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लैपटॉप है और लास्ट कॉल डिटेल है पूरन कुमार जी का, उसमें यह है कि उन्होंने मौत से पहले कुछ कॉल किए थे, कुछ IPS अफसर को किए थे, अपने दोस्त को किए थे। अब उस कॉल की डिटेल को पुलिस खंगाल रही है और उस कॉल की डिटेल के ज़रिए और उनके लैपटॉप, जिस लैपटॉप पर उन्होंने फाइनल नोट लिखा था, उस लैपटॉप के ज़रिए भी पुलिस सही कहानी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन गुनहगार है, क्या मामला था, कैसे सताया गया। और इससे भी बड़ी बात यह कि अब चंडीगढ़ की जो SIT टीम है ये रोहतक जाएगी, जहाँ पर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मौत से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई और उस FIR में एक शराब कारोबारी के नाम पर पूरन कुमार के एक पुराने स्टाफ मेंबर पर इल्ज़ाम लगा के 2.5 लाख रुपए मांगे थे और इसके मांगने के पीछे पूरन कुमार थे। तो क्या वो शराब कारोबारी सच बोल रहा था? इस FIR के पीछे कोई साजिश थी, असलियत है, उसकी भी जांच की जाएगी। अगर उस शराब कारोबारी तक पहुंचकर उससे पूछताछ हुई और उस स्टाफ से, सुशील कुमार जो हेड कांस्टेबल, तो FIR अगर ये साजिश निकली जानबूझकर पूरन कुमार को फंसाने की, तो आप मान कर चलिए कि ये पूरी कहानी पलट जाएगी, क्योंकि इसी FIR को सीधे सीधे मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस FIR के दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पूरन कुमार ने
अपने घर पर खुद को गोली मारी थी। और इस एफआईआर में बाकायदा उन्होंने मेंशन, इस एफआईआर में नहीं बल्कि अपने फाइनल नोट में ये मेंशन किया था कि उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं और साथ ही वो एसपी जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज करवाया। उन्होंने फाइनल नोट में ये भी लिखा था कि इस एफआईआर के लॉन्च होने की जब जानकारी मिली तो उन्होंने एसपी को फ़ोन किया। एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया जबकि वो उनसे बहुत जूनियर है। डीजीपी ने भी बात को टाल दिया। तो अगर ये शराब कारोबारी को जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बनाया गया, मोहरा बनाया गया, ये एफआईआर एक फर्जी बनाई गई ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ बार बार कोर्ट पहुंच रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, तो फिर बड़े बड़े अफसर नप जाएंगे। लेकिन बात फिर घूम कर वहीं आती है, क्या सारी इंक्वायरी वाकई इतनी ईमानदारी से होगी? क्या इस एफआईआर की असलियत भी सामने आएगी? क्या उस शराब कारोबारी ने जो कुछ कहा किसी के दबाव में कहा, ये बात कभी पता चल पाएगा? क्योंकि उसकी भी अपनी जान है, खतरे में होगी। अगर साजिश के तहत हो तो फिर वो मुंह कैसे खोलेगा कि मुझे किन किन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला? एक तो शराब का कारोबार, वैसे ही उसमें 50 तरह की तकड़मबाजी होती है। लेकिन अगर इस एफआईआर की हकीकत सामने आ गई तो आप मान कर चलिए कि पूरन कुमार की मौत से वो खुलासा होगा जो हरियाणा की इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस, पूरी मंडली एक बवाल सा आ जाएगा। लेकिन बार बार फिर वही सोचता हूँ, ऐसा होगा, सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि एक इतने बड़े सीनियर आईपीएस अफसर की अगर बॉडी 6-7 दिनों से अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी, अपने पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही हो, इंसाफ का इंतज़ार कर रही हो और कोई फैसला नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? एक वीडियो भी वायरल हुआ इस दौरान। 2 मंत्री जो हैं उनको लगाया गया और दोनों ही अनुसूचित जाति से हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं हरियाणा के, कि आप अमनीत कौर से कुमार से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि वो पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दें, अंतिम संस्कार करें, बाकी सारी मांगें मानी जाएंगी। तो एक साहब फ़ोन लेकर उनके घर पहुँचे और किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया और उसमें वो कह रहे हैं कि मंत्री साहब बात करना चाहते हैं और अमनीत कुमार कहती हैं कि मुझे किसी मंत्री से बात नहीं करना, पूरन कुमार की बॉडी का आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं बात नहीं करूँगी। ये वही वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया था और मंत्री से बात कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमनीत कुमार ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। ये वीडियो सुनिए पहले। उसको फैसला लऊगा ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਆਓ ਉਸਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ। तो ये वो वीडियो है। इसके अलावा लगातार अमनीत कुमार जो आईएएस अफसर हैं हरियाणा में, पूरन कुमार की पत्नी, उनको अलग अलग ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं। एक ये है कि उनकी 2 बेटियां, एक यूएस में पढ़ती हैं, एक चंडीगढ़ में है, तो एक बेटी को डीएसपी का पोस्ट देने का भी ऑफ़र दिया गया कि डीएसपी बना देते हैं। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि अगर एक पुलिस अफसर की इस तरह से मौत होती है, हालांकि इस केस का मुझे नहीं मालूम, तो कई बार ऐसे पोस्ट ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन परिवार ने और रिश्तेदार ने इस ऑफ़र को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पूरन कुमार की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उनकी कास्ट की वजह से, उनके कोर्ट में जाने की वजह से, जो डिपार्टमेंट में चल रही गड़बड़ियों की वजह से, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसमें सबसे बड़े हैं हरियाणा के मुखिया डीजीपी और उनके साथ साजिशकर्ता एसपी, जिन्होंने वो एफआईआर दर्ज की। इससे कम कुछ नहीं। तो नेताओं से, मंत्रियों से अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की जा रही है उन्हें मनाने की, ताकि ये मामला ठंडा कर दिया जाए, लेकिन फैमिली मानने को तैयार नहीं है। और देखना ये है कि ये फैमिली कब तक इस बात पे अड़ी रहेगी कि जब तक डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो पोस्टमार्टम होने की इजाज़त नहीं देंगे। और क्या अगर वो इजाज़त नहीं देते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस, जिससे इस मामले की जांच सौंपी गई है, वो अपने आप किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुद से ही पोस्टमार्टम कराए। परिवार पहले ही कह चुका है कि उनके बिना पूछे हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनकी बॉडी शिफ्ट कर दी गई, और अब अगर पोस्टमार्टम भी इसी तरह होता है तो ठीक है।
लेकिन महापंचायत के बीच में आ जाने से अब ये मामला इतना आसान रहा नहीं। तो आने वाले दिनों में क्या होता है आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, लेकिन है निहायत अफसोसनाक। अगर एक इतने ताकतवर और इतने बड़े अफसर के साथ इस देश में ऐसा हो सकता है तो सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जिसका कोई माँ बाप नहीं, आम आदमी, उसके साथ फिर कानून कैसा खेल खेलता होगा। कानून यहाँ मैं सिर्फ पुलिस वालों के लिए कह रहा हूँ, उनकी कहाँ सुनवाई होती होगी। अफसोसनाक। खैर, यही उम्मीद है कि जल्द इस मामले में कोई हल निकले, नतीजा निकले और जो भी सच्चाई है वो सामने आए। तो इससे पहले कि अब कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला, आज हमारी टीम की 2 मेंबर जिन्हें आप देखते रहते हैं क्राइम तक की, वर्णिता और अश्विनी, इन दोनों का जन्मदिन है। तो एक साथ टीम में जब 2 लड़कियों का बर्थडे हो तो फिर टीम का माहौल और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अश्विनी ने आज छुट्टी मार ली, जन्मदिन है, उसका दिन है, तो ये भी ठीक है। वर्णिता दफ्तर में है, तो हैप्पी बर्थडे वर्णिता, हैप्पी बर्थडे अश्विनी। वर्णिता दिल्ली में रहती है, अश्विनी आपको पता है मुंबई से है। दोनों को आप देखते रहते हैं, तो बस इन दोनों को ऐसे ही अपनी दुआएं और प्यार देते रहें। तो वंस अगेन वर्णिता, अश्विनी, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, खूब अच्छा काम करो, खूब नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुशियाँ दे, यही मेरी दुआ है। तो वंस अगेन वर्णिता एंड अश्विनी। इसके अलावा कल शिकारपुरी साहब की बेटिया का भी बर्थडे था, निकिता उर्फ निकी। और मुझे आज सुबह बताया शिकारपुरी ने कि कल कहीं पार्टी थी, पूरी फैमिली को लेकर किसी होटल में डिनर पे गए थे। हालांकि मुझे बताया नहीं, बुलाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे निकी, तुम हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। मुझे पता है तुम पापा की लाडली हो, तो ऊपर वाले से ही दुआ है तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम खूब, वैसे भी तुम बहुत लायक हो, मेहनती हो। तो ऑल द बेस्ट लाइफ के लिए, और हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सुशांत भंडारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुशांत। और ये सुमित्रा एंड भरत भंडारी जी के बेटे हैं। साथ ही फातिमा सकीरा, इनका भी आज बर्थडे है। और पिछली बार मैं गलती से कुछ और नाम बोल दिया था, तो उम्मीद है इस बार सही नाम लिया होगा फातिमा। तो फातिमा सकीरा का भी आज बर्थडे है, और ये कुवैत यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़ाती हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं हम लोगों से ज़्यादा। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे फातिमा, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छी रहे, खुश रहें। गणेश शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गणेश। इसके अलावा असद अंसारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो असद हैप्पी बर्थडे आपको भी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।